42% बेरोजगार है, 42%। 42। हिंदुस्तान की आबादी का 42%, 24 से 29% यूथ बेरोजगार है। जब नेता लोग रोजगार की बात, जब नेता लोग बात करते हैं कि हम गरीबी खत्म करेंगे, गरीबी मिटाएंगे, गरीब सबसे है। इस देश का 4 वर्ग है जो भगवान है। एक वर्ग है जो मजदूर, जो दुनिया का सबसे ज्यादा मेहनत करके इस भारत के 140 करोड़ लोगों की जरूरत, रोटी, कपड़ा, मकान, जो जिंदगी की सबसे नीड्स है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, वो तय करता है। दूसरा भैया प्लीज, दूसरा जो सबसे बड़ी ताकत है वो इधर ताकत है सर, एक बार हम लोग की तरफ किसान है। भैया प्लीज, जो किसान है वो हमारे फंडामेंटल राइट को, जो हमारा जो बेसिक हम जीवन जीने की दैनिक जीवन की जो जरूरत है उसको वो फुलफिल करता है। और तीसरा वर्ग है जो समाज के हर चीजों को जोड़कर, जो एक बेहतर तरीके से इस 140 करोड़ लोगों के विकास, उसकी जिंदगी, उसका वे को एक कंप्लीट रूप से अनुशासित करता है। वो ताकत होता है कर्मचारी, वो ताकत होता है जो सिस्टम में सबसे बड़ी भूमिका, जब विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, उसमें विधायपालिका को सबसे ज्यादा चलाने वाला, स्कूल करने वाला वो ताकत आप लोग हैं। जो चाहे वो IS हो, चाहे वो वार्ड सचिव हो, चाहे वो जिस मातहत पर हो, वो सबसे महत्वपूर्ण। हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी में कितने लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं? किसी के पास जमीन नहीं बची। सरकार को बताना चाहिए कि 1 कट्ठा, 1 धूर, 1 बीघा जमीन नहीं रहने वाला समाज हिंदुस्तान के 140 करोड़ की आबादी में 84 करोड़ लोगों को हम अनाज देते हैं 5 किलो, और उसी अनाज पर वो सत्ता और नेताओं की को वो जिंदगी देता है लूटने के लिए। 84 करोड़ लोग, ये टैक्स का अनाज मेरा है। पिंटू जी, रामों से आग्रह करो थोड़ी देर नारा न लगा। कोई है नेताजी आग्रह करो। मैं इस देश के PM और CM से पूछना चाहूंगा, एक तरफ 84 करोड़ 5 किलो अनाज, दूसरी तरफ 92% लोग 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम, मात्र 6,000 रुपया की जिंदगी जीने वाला यह देश, 84 करोड़ आदमी को 5 किलो अनाज पर शोषण करने वाला यह देश, सेंटीमेंट पर सिर्फ वोट के आखिरी 1 महीना पहले अनाज चलाकर 6 महीना पहले सत्ता पर आने वाला यह नेता, ये कभी आज तक क्या क्यों नहीं सोचा कि इस हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को जीने का भी एक बड़ा अवसर है। उसके लिए भी 40,000 रुपया पर कैपिटा इनकम की जरूरत है। इस हिंदुस्तान में कभी भी कोई सिस्टम और नेता, इस देश में आजाद हिंदुस्तान के बाद जब 30 करोड़ की आबादी थी, 30 करोड़ की आबादी थी, जब आजाद हिंदुस्तान के पहले 40 करोड़ की आबादी थी, तब हमारे पास दुनिया का सबसे ज्यादा अनाज था। तब हमारे पास हमारा किसान 40 करोड़ लोगों को एक बेहतर जीवन देता था। मेहनत करने वाले खुद को मेहनत करते थे। लेकिन आजाद हिंदुस्तान के इतने दिनों के बाद 140 करोड़ की जब आबादी हुई तो हम 233वां नंबर पर चले गए। जापान, जहां पर 27% वोट को मानने वाले लोग हैं, जहां 32% भगवान को नहीं मानते हैं, जहां 17% इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, वहां 1.2% गरीबी और बेरोजगारी
हमें मिलने की कोशिश की। गांधी और कर्पूरी ठाकुर के बाद हिंदुस्तान का कोई नेता किसी भी व्यक्ति से आय कॉन्टेक्ट नहीं किया, किसी भी समाज के कंधों पर हाथ नहीं रखा, किसी भी कर्म, किसी भी भैया प्लीज भैया थोड़ा देर उसके बाद आप करिएगा, क्योंकि 2 मजदूर मर गए हैं। बंजारा सासाराम में बंजारा सीमेंट फैक्ट्री में, मुझे वही जाना बंजारी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप क्या हैं, आप कभी अपने बारे में सोचते हैं? क्या आपकी तनख्वाह, आप क्या मेहनत नहीं करते हैं? क्या सुबह से शाम मेहनत आप नहीं करते? कोटा वाला जो कोटा डेली बाप बेटा चलाता है, उसको आप कहते हैं धरती तुम काट लो। हर व्यवस्था में आप उठा करके देखिए, हम निश्चित रूप से भागीदारी और हिस्सेदारी की बात लगातार इस देश में हो रही है। राजनीति, हिस्सेदारी, भागीदारी किस तरह से आएगा? हम जब चुनाव आता है तो कभी वाईफाई, कभी बिजली, कभी 3000 रुपया, कभी 1500 रुपया, कभी बीए करने वाले को 1500 रुपया, कभी 1000। हम ऐसी बात करके थोड़े देर के लिए आपके सेंटीमेंट को बस बड़ी। मैं इस देश के पीएम और सीएम से पूछना चाहता हूं, क्या आप उसके बच्चे को देखे हैं जो अच्छे से बर्गर खाना चाहता है, जो पिज़्ज़ा हट में बैठना चाहता है अपनी बहन के साथ, अपनी पत्नी के साथ, वो कोस्टा सीसीडी बरिस्ता में कॉफी पीना चाहता है? क्या आपने कभी उसको देखा है कि एक बेहतर मार्के का जूता वो पहनना चाहता है 10,000 रुपया में? कभी आपने सोचा है कि इस हिंदुस्तान का अभाव में जीने वाला परिवार कैसे जिंदा है? कभी आपने सोचा है इस हिंदुस्तान का डरा हुआ इंसान कैसे जीता है? उसके भीतर डर है कि हमारी माँ बीमार हो गई तो 10 लाख कहां से लाएंगे, हमारी पत्नी बीमार हो गई तो 2 लाख कहां से लाएंगे, हमारा पति बीमार हो जाए तो कर्ज किससे लेंगे? कल 1500 रुपया कर्ज के चलते खुसरोपुर में सूद ब्याज दे दिया, एक बेटी को नंगा करके मुंह पर पेशाब कर दिया गया। क्या आप सोचते हैं कभी 400 रुपया दूध के लिए मांगने वाले को 4 मर्डर कर दिया जाता है इस देश में? कभी एक पीएम और सीएम सोचते हैं बस बात क्या करता है? इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो सबसे बड़ी बात है, आज हमारे नीतीश जी ने कहा कि टीचर को हम राजकर्मी घोषित करेंगे। हमारे कब 2024-2025 में हम आए, फिर शिक्षक का लाठी क्यों चले? हम जब शिक्षक की लड़ाई लड़ रहे थे 6,000 रुपया जब तनख्वाह थी, 9,000 रुपया अंतिम में सबको जेल भेजा, हम पर लाठी चली। और जब चुनाव की बारी आई तो 9,000 करके 40 लाख टीचर का वोट आपने 9,000 में 3,000 बढ़ा करके सेंटीमेंट ले लिया। और लगातार जद्दोजहद के बाद जब हम नियोजित हो या संविदा सब क्यों? इस देश में संविदा की जरूरत क्यों? इस देश में नियोजित की जरूरत क्यों? क्या संविदा में नेता का बेटा संविदा में जाएगा? क्या पीएम सीएम एमपीएमएलए का बेटा नियोजित में जाने की बात क्यों नहीं करते? उसको पूर्ण अधिकार क्यों मिलता है? इसीलिए जो आज तैनात है, ये हमने कई बार हमारे अध्यक्ष से, एक बार नहीं 5 बार हमने मंत्री से बातचीत की। हमने अध्यक्ष की टीम को 4 बार मैंने भेजा। हमने मंत्री से कहा एक बार, आप अध्यक्ष हैं, आप पूछ लीजिएगा। हमने इनसे कहा कि आप बेफिक्र रहिए, ये लड़ाई बड़े तादाद पर हमको लड़ना पड़ेगा। शक्ति की पूजा सब करता है, बिना डर भय कभी हो न गोपाला, ये महाभारत की भी कथा है। प्रेम करिएगा तो पास होगा, और तकलीफ कीजिएगा तो वही लोग आपकी पूजा करेंगे। यह देश बड़ी विचित्र है यार। भैया पहले आपको समझिए मैं क्या रहा हूं। मैं कह रहा हूं सिस्टम कोई आज पूंगी पर छिपकी पर बैठकर सिर्फ मैं आपकी बात करूं और आप घर चले जाइए और आप इस बात को बेहतर तरीके से ना समझिए। आपके भीतर जाति हो। अब हमसे लोग, हम जो आदमी
भारत के हर कोरोना में घर में पहुंचा, जो आदमी पटना के हर बार में छोटी घटना में 4 घंटे में पहुंचता हो, उससे भी कोई पूछे आपकी जाति कौन है, आपका गठबंधन कौन है, आप सोचिएगा कभी क्या पीड़ा होती होगी। जबकि इस बिहार का कोई ऐसी लड़ाई, चाहे दिल्ली में याद करिए सीसेट का लड़ाई था, यूपीएससी और एसएससी का, अकेला पप्पू यादव गोली खाने के लिए गोली चल रहा था बिहार से। हर लड़ाई में चाहे जिस भी, अभी मैंने बात किया अभी चीफ सेक्रेटरी साहब से, दीपक बाबू से, फिर मैंने बात किया सिद्धार्थ जी से, मैंने फोन लगाया सिद्धार्थ साहब को, उनका फोन आया। मैंने 2 बात मुझे कही वार्ड सचिव जी के बारे में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बार आप सपना दिखाते हैं, एक बार आप उम्मीद जगाते हैं, और दूसरे बार उसके विश्वास को तोड़कर आत्महत्या पर मजबूर कर देते हैं। क्या ये सही है? आप जिसको एक बार लाते हैं, ये बात सही है कि आप जब कोई चीज लिखित में लाते हैं, दस्तखत करके लाते हैं, आपके पास आप भावनात्मक शोषण, लोगों को लगता है मरता क्या नहीं करता, हम 1 साल के लिए पहले काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आपके ही इस प्रदेश का 75-70 लाख व्यक्ति जो अपने जीवन का 1 साल 2 साल आपको देता है, और फिर उसकी परिवार की उम्मीद बढ़ती है, उसका शादी होता है, उसको लगता है कि अब हम भी एक अच्छा नागरिक में मेरी हिस्सेदारी होगी, और 2 साल के बाद पैसा वसूली के कारण पदाधिकारी अपना दर बदल के फिर नए तरीके से वसूलने के लिए दूसरे को बहाल करता है और दूसरे को समझता देता है। ये ऐसा क्यों? ये बहाली जो नए सिरे से आप कर रहे हैं, आप ये कॉल दे रहे हैं कि हमारे पास जो क्लोजर है वो ये 1 2 3 4 5 क्लोजर अलग है, लेकिन मानवता का तो कोई क्लोजर नहीं है ना, इंसानियत का तो कोई क्लोजर नहीं है ना। बिहार के सारे 13 करोड़ लोग हमारे हैं ना, हमारे ही बच्चे हैं ना। एक बच्चे को नौकरी खत्म कर, एक बच्चे को आत्महत्या कर क्या सौतेला बनाना चाहते हैं मेरे ही माँ और मौसी के बीच, और आप हमारी बिल्ली हम से एक तरफ आप हमारे बीच लड़ाई लगाते हैं। इसीलिए जो आज इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं, ये बिहार की ताकत है। 75 लाख का कितना? 1,14,000। 1,14,000 का मतलब क्या हुआ? 1,14,000 का मतलब हुआ 5 को गुना कर दीजिए, कितना हुआ? 6 लाख। ये 6 लाख को प्रभावित करने की क्षमता है। आप अल्टीमेटम दीजिए, यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम सरकार का खिलाफ हम चुनाव में पंचायत स्तर पर करेंगे इसकी लड़ाई। आज एक मिनट भैया नारा भर दीजिए, हमको आप एक बार बताइए। ए भैया क्यों? ए भैया ये नारा बंद करिए। आज यदि टीचर की आपने पहले क्या कहा? आपने कहा एसएससी, आपने कहा बीएड, आपने कहा एमएड, आपने कहा डीएड। आप पहले ही निर्णय ले लेते, आप पहले ही कहते कि मैं यूपीएससी के साथ एग्जाम लूंगा। आप पहले ही 4 सालों तक हमारे बच्चों को सड़कों पर नहीं भटकना होता, 4 सालों तक हमारे माँ बाप के जेब खाली नहीं होते। आप एक तरफ शोषण करते, दूसरी तरफ आप फिर नई कानून, ये कौन सा कानून है? जब कोर्ट में ऑर्डर के बाद आप एफिडेविट दे देते हैं, फिर बीच में कानून बदलने का कौन सा क्लोजर है? आप कैसे कानून बदलते हैं? हर मुद्दे में कानून बदलना। अब आपने ये समझ लिया टीचर के ताकत को कि टीचर बहुत बड़ी जमात है, जात नहीं है। जिस दिन वार्ड सचिव 1,15,000 को ये समझ लेगा ये जात नहीं है, ये बड़ी तादाद है, इनके पास को आपको कहीं न कहीं व्यवस्थित करना होगा। मैं इसीलिए आपकी लड़ाई हर मुद्दों पे लड़ना चाहता हूँ। लड़ाई इसीलिए नहीं, मैं तो हर घर बांट के आता हूँ, इससे ज्यादा लड़ाई नहीं हो सकती। डेली मरने की तैयारी करता हूँ, मुंह में ग्लव्स नहीं होता, पट्टी नहीं होती, मुंह हाथ में ग्लव्स नहीं होता। पूरी दुनिया कोरोना से डरती है, अकेले कोरोना को डराते।
इसीलिए हम आपकी लड़ाई, इसमें कोई राजनीति कभी भी आप पूछ लीजिए। मैंने कहा आप हमारे यहाँ क्यों आते, आपके पास इतनी बड़ी तादाद है। ये जो विपक्ष के नेता या विपक्ष या जो और लोग सत्ता से अलग वाले हैं, सीपीआई सीपीएम हैं, जो अपने को सर्वहारा की राजनीति करने का खेल भी, तो बीजेपी की बात को बंदी करिए। ये सब घरों के बाद, कनियों के बाद सबको खुश रखना चाहता है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप जिसको बहाल कर रहे हैं उसको बहाल मत करिए। आपके पास कई पद हैं, आपके पास पद सृजन करने के तरीके हैं, आप उसको करते। लेकिन जो हमारा बच्चा है, हमारा परिवार है, जिससे आपने काम लिया, जिसने आपसे 100% काम लिया, आप उसको एक समय जब जीने की शुरुआत किया था तो आपने उसको जीने की तैयारी बनकर उसकी अर्थी की जुलूस निकाली। इसीलिए आज जो ये ताकत है, मैं सरकार से मांग करता हूँ हर कीमत पर, मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, ये भीड़ देख लीजिए। ये ताकत यदि छोटी लगती हो तो हम आग्रह करेंगे आपसे कि आप जाइए पंचायत में और आप आम लोगों से जुड़िए, उसकी गरीबी और बेरोजगारी से जुड़िए और अपनी बात उससे भी रखिए, उसको शेयर करिए, तब ये डरेगा। यदि ये नहीं डरेगा तो आपके पास ये नतमस्तक नहीं होगा। इसीलिए हम काटेंगे नहीं, लेकिन पुकार करना नहीं छोड़ेंगे। ये लड़ाई लड़नी होगी, मरने की तैयारी करनी होगी। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन यदि हमें छेड़ेगा तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। हमें करना चाहिए। हम मांग करते हैं 1,14,000 जो मेरे बच्चे हैं, जिसको आपने 2 साल, कितना साल, 4 साल आपने काम लिया, 4 साल में हमारी शादी भी हो गई, 4 साल में हमारे बच्चे हो गए, और आपने हमें ही नहीं, हमारे बच्चे की भी जिंदगी निकल दी। मुख्यमंत्री जी, मैं भीख मांगता हूँ, हमारे लिए नहीं, कम से कम मेरे आने वाले इस बिहार के भविष्य के लिए, जिसके घर में कोई गांधी बनेगा, कोई अब्दुल कलाम बनेगा, कोई आइंस्टीन बनेगा, कोई बाबा बनेगा, कोई कबीर बनेगा, कोई गीता बनेगा और कोई IAS बन सकता है। यदि अफवाह में आपने तरपा दिया, यदि उसके भीतर डर हुआ, तो शायद आने वाले समय में गरीबी और बढ़ेगी, हम और गरीब होंगे, बिहार सम्मानित नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम सबको राजनीति से अलग हट करके सभी तरह से हम आग्रह करते हैं, जो 1,14,000 लोगों से 4 साल काम लिया गया, उस 1,14,000 के काम को यह सरकार कंप्लीट रूप से उसको अस्थायी करे और उसको बहाल करके उसके बिहार मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपनी ताकत का एहसास कराया है और ये ताकत बद रहे और अपने परिवार से हम अधिकार के लिए लड़ेंगे। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं होगी। माँ ठीक बाप ठीक नहीं, माँ ठीक मौसी ठीक नहीं, मौसी ठीक माँ ठीक नहीं, ये नहीं चलेगा। याद रखिएगा, इसी नारा के साथ इंकलाब जिंदाबाद।